प्रिय छात्रों, आज हम स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर में कृषि व्यवस्था से संबंधित चर्चा करेंगे। स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर में कृषि व्यवस्था का अध्ययन हमें पत्र 8 में करना है, जो भारतीय इतिहास से संबंधित है। भारतीय इतिहास की जब हम चर्चा करते हैं तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की चर्चा होती है। आज की चर्चा में हम लोग मध्यकालीन भारत और खासकर उत्तर मध्यकालीन भारत यानी मुगल काल की चर्चा करेंगे। जैसा हम सभी जानते हैं कि मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई, लेकिन मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक अकबर को माना गया है, जिसका पूरा नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर था, जिसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था और जिसने 13-14 वर्ष की अवस्था में ही 14 वर्ष, कहीं कहीं 13 वर्ष, कहीं कहीं 14 वर्षों की बात होती है। 14 वर्ष की अवस्था में जिसने 1556 फरवरी 1556 में सिंहासन को, मुगल साम्राज्य के सिंहासन को संभाला। उसकी घोषणा कालानौर में की गई थी और उसने अपने मंत्रियों, संरक्षकों, माता, गुरुओं की मदद से एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया जिससे कि मुगल साम्राज्य की वास्तविक स्थापना हो सके। मुगल साम्राज्य की वास्तविक स्थापना उसके द्वारा की गई। साथ ही उस काल की परिस्थितियों में जो आय के साधन थे, जो मुख्य व्यवसाय जिसको आप मान सकते हैं, जो मुख्य उद्योग माना जा सकता है भारत का, और जैसा हम सभी जानते हैं प्राचीन काल से ही भारत कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि आय का मुख्य साधन रही है, राजस्व का मुख्य साधन रही है। इसलिए तमाम प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल के तमाम, और यहाँ तक कि आज तक हम कृषि राजस्व की बात मुख्यतया करते हैं, उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अकबर ने अपने शासनकाल में, शासनकाल में जो कृषि व्यवस्था लाई, कृषि राजस्व व्यवस्था को जन्म दिया, वह राजस्व व्यवस्था कोई नई नहीं थी। वह राजस्व व्यवस्था जिसे बाबर ने भी स्वीकारा था, जिसे हुमायूं ने भी स्वीकारा था, और मूलतः वह व्यवस्था बाद में आकर शेरशाह के द्वारा दी गई। शेरशाह ने जिस व्यवस्था को जन्म दिया था और उस व्यवस्था को अकबर ने आगे बढ़ाने का काम किया। अकबर की कृषि व्यवस्था की जानकारी हमें अबुल फजल के अकबरनामा से विशेष तौर पर मिलती है। साथ ही सर थॉमस रॉ, पेल्सार्ट, मेंडसी, मनरीक, वर्नियर, टेवर्नियर आदि यूरोपीय और विदेशी इतिहासकारों या ट्रैवलर्स जो भारत आए, उन्होंने उस काल की कृषि व्यवस्था की विस्तृत जानकारी हमें दी है। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक अकबरनामा में इस बात की चर्चा की है कि भारत में दो फसलें मुख्यतया होती थीं, रबी फसल और खरीफ फसल। 16 प्रकार की रबी फसलों की जानकारी अकबरनामा से प्राप्त होती है और 25 प्रकार के खरीफ फसलों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसकी पूरी सूचना हमें यूरोपीय डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी पेल्सार्ट से भी मिलती है, जिसने भी इसकी पुष्टि की है और बताया है कि आगरा के निकट बयाना और गुजरात में सरखेज नामक स्थान पर नील की और गन्ने की खेती होती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि रबी फसल में गेहूं, जौ, सरसों, तिलहन और खरीफ फसलों में बाजरा, चावल, ज्वार, मूंग, उड़द, नील की खेती होती थी। साथ ही साथ गन्ना और कपास की खेती की जानकारी हमें मुगल काल में मिलती है। मुगल काल में ही मकई की खेती की भी जानकारी हमारे सामने आती है। अकबर एक महानतम शासक था और उसने समय की स्थिति को देखते हुए और भारत की कृषि व्यवस्था को देखते हुए उसने शेरशाह के अंदर में काम किए हुए टोडरमल को इस काम के लिए लगाया। टोडरमल को यह दायित्व दिया गया कि कृषि व्यवस्था को ठीक ठाक ढंग से चलाया जा सके, इसका प्रयास किया जाए। अकबर ने सिंचाई हेतु कुएं, तालाब आदि निर्माण का निर्देश सूबेदारों को दिया। बर्नियर ने आगरा और दिल्ली के क्षेत्रों में सिंचाई संसाधनों की विस्तृत जानकारी हमें उपलब्ध कराई है। हम जब अकबर की नीतियों को देखते हैं, कृषि नीतियों की चर्चा करते हैं, तो हमें दिखाई पड़ता है कि अकबर ने के समय में कृषकों की 3 प्रकार की श्रेणियां थीं। एक खुद काश्त, दूसरा पाही काश्त और तीसरा मुजारियन। खुद काश्त जिसकी अपनी भूमि होती थी, जो जमीन का, जिसे हम खेतिहर कहते थे, और वो उन्हें अपनी भूमि का
भूमि के वो स्वामी थे, अस्थाई अस्थाई अधिकार उन्हें प्राप्त था। जमीन को वो बेच सकते थे और जमीन की बटाई पर भी वो दे सकते थे। बाह्यकास्ट यह वह भाग कृषक समुदाय था जिसके जिसके पास नाम मात्र की भूमि थी और जो उस अपनी भूमि पर स्वपरिवार कार्यक्रम श्रम करके खेती करता था। और तीसरा मुजारियान, जिसके पास अत्यंत सीमित जमीन थी और वह बटाई आदि लेकर दूसरे की जमीन को बटाई आदि पर लेकर कृषि का कार्य करता था। मुख्यतः 3 प्रकार के श्रेणियों की जानकारी हमें अकबर के समय में मिलती है। इसके अलावा एक ऐसा भी कृषक वर्ग था जिसके पास कृषक योग भूमि थी ही नहीं और वह श्रमिक के रूप में, मजदूर के रूप में दूसरे की जमीन पर कार्य करता था और उसे उपज का एक भाग मात्र प्राप्त होता था। मुख्यतः कृषि प्रकृति पर आधारित थी, अतः धोखा भी हो जाता था, परिस्थिति गंभीर भी हो जाती थी और अकबर के समय में और जहांगीर और शाहजहां के समय में बड़े बड़े अकाल और महामारियों का भी सामना मुगल साम्राज्य को करना पड़ा। किसानों को की स्थिति दयनीय हुई थी। अकबर के समय में 1554 से 1556 के बीच आगरा, बयाना, दिल्ली के क्षेत्रों में भारी अकाल हुआ। 1574 से 1575 के बीच गुजरात में भारी अकाल हुआ और 1597 में कश्मीर में भीषण अकाल हुआ जिसमें अपार धन की हानि हुई। यह कालखंड अकबर का था और अकबर ने इसकी विभीषिका को देखा भी था। इसकी विस्तृत जानकारी हमें यूरोपीय इतिहासकारों, यूरोपीय वृत्तांतों और अकबरनामा से भी प्राप्त होती है। अकबर की भू व्यवस्था पर हम विशेष ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि अकबर के समय में शेरशाह की जो व्यवस्था थी, उपज का 1/3 भाग जो कर के रूप में लिया जाता था उसी को लिया गया और भूमि व्यवस्था में कुछ सुधार कर पूरी तरह शेरशाह की व्यवस्था को ही अंगीकार कर लिया गया। अध्ययन के क्रम में यह पता चलता है कि अकबर ने 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था, अकबर के राजस्व व्यवस्था को हम 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं। एक प्रशासनिक स्तर पर, दूसरा 10 साला बंदोबस्ती के आधार पर और तीसरा भूमि के वर्गीकरण के आधार पर। 1574 ईस्वी में अकबर ने प्रशासनिक स्तर पर भू व्यवस्था को लागू किया और समस्त जागीर भूमि को उसने खालसा में परिवर्तित कर दिया। जो खालसा 182 भागों में बांटा गया। इसके पीछे 1 करोड़ दाम, उस काल की जो प्रचलित विनिमय इकाई थी दाम, 1 करोड़ दाम के उगाही का उद्देश्य था। इसके लिए करोड़ी की नियुक्ति की गई। जैसा नाम से पता चलता है 1 करोड़ यानी करोड़ी की नियुक्ति की गई उगाही के लिए और उसकी सहायता के लिए कारकुन और फोतेदार को नियुक्त किया गया। करोड़ी को उपज में वृद्धि और कर वसूल कर खजाने में जमा कराने का दायित्व दिया गया। कृषि व्यवस्था की संपूर्ण व्यवस्था को सुनिश्चित रूप से चलाने के लिए टोडरमल को नियुक्त किया गया, टोडरमल को दायित्व दिया गया। 1580 ईस्वी में अकबर ने 10 साला व्यवस्था के आधार पर 10 वर्षों के लगान का औसत निकालकर, जैसा हम जानते हैं 10 वर्षों के लगान का औसत जब हम बोलते हैं यानी प्रत्येक वर्ष में कितना कितना लगान आया और उसको जब हम 10 से भाग देते हैं तो जो आता है वो औसत कहलाता है। तो 10 वर्षों के लगान को एक क्षेत्र विशेष में एक परगने में, क्षेत्र विशेष जब हम कहते हैं तो परगना मतलब होता है यानी उपज का औसत परगना को इकाई मानकर किया गया और दस्तूर के आधार पर मूल्य निकाला गया और औसत जो लगान सामने आया उसे लागू किया गया। यह एक प्रकार की जब्ती प्रणाली थी जिसकी शुरुआत शेरशाह ने की थी। अकबर ने बिहार, लाहौर, इलाहाबाद, मुल्तान, दिल्ली, अवध, मालवा, गुजरात के भागों में इस 10 साला व्यवस्था को लागू किया। यह व्यवस्था 10 साल के लिए थी और 10 साल तक लगान में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना संभव नहीं था। मालगुजारी नगद भी दिया जा सकता था और कैश के रूप इसमें 10 साला व्यवस्था में यह व्यवस्था की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा मालगुजारी नगद दिया जाए जो उपज का 1/3 भाग के रूप में होता था। अकबर ने भूमि का वर्गीकरण किया। तीसरा है भूमि का वर्गीकरण आधार बनाया। अकबर ने भूमि का वर्गीकरण किया। वर्गीकरण का आधार उपज और भूमि की उर्वरता से था और जिसमें 3 प्रकार की भूमि की जानकारी हमें अकबरनामा और अन्य स्रोतों से मिलती है। एक पोलस, जो इसमें भी 2 भाग थे, उत्तम और निम्न। दूसरा परती या परौती, जिसमें भी 2 भाग थे, उत्तम और निम्न। तीसरा चांचर या छच्छर और चौथा बंजर। पोलस और परती या परौती जमीन की औसत निकाली जाती थी
और चांचर और बंजर जमीन की मिलाकर औसत निकाली जाती थी। इसी औसत के आधार पर लगान को लागू किया जाता था। अकबर ने मालगुजारी हेतु 3 प्रकार की व्यवस्थाएं लागू की। एक गल्ला बख्शी, जिसे बटाई व्यवस्था भी कहते हैं, फसल का एक भाग सरकार को जाता था। दूसरा नस्क, जिसे कंकूत व्यवस्था भी कहते हैं, जिसमें सरकार और भूमिपतियों के बीच एक समझौता हो जाता था और उसी के आधार पर पिछले लगान के आधार पर लगान तय किया जाता था। और तीसरा जब्ती, जिसमें खेत में फसल बोने के समय ही लगान तय कर दिया जाता था। आप ध्यान देंगे, आप देखेंगे कि आज भी भारत सरकार कई प्रकार के नियम बना रही है। आज ही अभी हाल के दिनों में भारत सरकार ने एक नियम बनाया जिसमें कहा कि किसानों को ज़्यादा फायदा पहुंचाने के लिए जब वो फसल बोएंगे उसी समय में उसका तय निश्चित कर दें, उसके तय निश्चित कर दिए जाएंगे। यानी आज की तारीख में भी भूमि व्यवस्था और भू राजस्व व्यवस्था बहुत प्रासंगिक है और उसका आधार कहीं न कहीं हमें मध्यकाल में और अकबर के काल में दिखाई पड़ती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन 3 प्रकार की प्रणालियों के द्वारा 3 प्रकार की मालगुजारी व्यवस्था और कृषि भूमि का वर्गीकरण और 10 साला व्यवस्था और प्रशासनिक स्तर पर जो व्यवस्था लागू की गई, खालसा भूमि के निर्माण की बात की गई, इससे कृषि में बड़ा सुधार हुआ और खासकर उपज में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई। परिणाम हुआ कि कर अधिक मात्रा में लिया जाता था अकबर के समय में भी। 1/3 भाग, उसकी चर्चा आगे हम करने वाले हैं। इतनी चर्चा इस बात को भी हमें ध्यानना होगा कि अकबर ने ज़मीन की पैमाइश की भी बात की, ज़मीन की को नापने की भी बात कराई, ज़मीन की पैमाइश के आधार पर ज़मीन की उपज को निर्धारित करने की बात कहेगी। और ज़मीन की पैमाइश के लिए अकबर ने जड़ीब की बात की। रस्सी बंद कर दिया गया, जड़ीब को लाया गया जिसमें लोहे की कड़ी होती थी और उसके द्वारा ज़मीन की पैमाइश की जाती थी, जिसे इलाही गज के नाम से भी जाना गया है। अकबर ने सभी खालसा परगनों में भूमि की पैमाइश तथा गरीबों को ऋण देने की बात की। गरीबों के लिए जो ऋण के प्रावधान थे उसे तकावी ऋण का नाम दिया गया। ऋण वसूली किस्तों में करने का आदेश दिया गया। फसल की बर्बादी होने पर कृषकों को मुआवजा देने की बात भी की गई। आज भी हम देखते हैं कि किसानों के साथ ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। अकबर ने इसकी पृष्ठभूमि रखी। प्रत्येक अधिकारियों के कार्यों की जानकारी दीवाने विजारत को रहती थी। जांचकर्ता को एक दिन में, अकबर के समय में जो भूमि की जांच करते थे या भूमि की पैमाइश करते थे, तो उसके लिए भी फिक्स एक तरीका निश्चित किया गया था कि रबी फसल के लिए 250 बीघा और खरीफ फसल के लिए 200 बीघा प्रतिदिन जमीन की पैमाइश की जाएगी। इतना ही नहीं, जांचकर्ता को एक दिन में 1 दाम, अमीन को 4 दाम, लिपिक को 2 दाम देने की व्यवस्था थी। उस समय में 1 रुपया जो 175 ग्रेन चांदी का होता था, जो 40 दाम के बराबर होता था। दाम तांबे का सिक्का होता था। वहीं एक स्वर्ण मात्रा जो एक सोने का सिक्का होता था वह 10 रुपये के बराबर होता था। 10 रुपये का मतलब चांदी का 175 ग्रेन का जो होता था। पटवारियों की सहायता से राजस्व की वसूली होती थी। लगान सुनिश्चित करने के लिए कृषक एवं सरकार दोनों के बीच स्थायित्व हुआ। एक सुनिश्चितता बनी। कर लगाने के लिए और कर वसूलने के लिए कोई आपाधापी की स्थिति नहीं रही। नॉर्मली कर अधिक था। अकबर के समय में भी कर की अधिकता थी। अकबर के समय में जैसा हमें ज्ञात होता है कि सामान्यतः कर 1/3 भाग था, उपज का 1/3 भाग। वहीं गुजरात में 1/2 भाग था। राजपुताना में 1/7 से 1/8 भाग था। जब हम 1/3 भाग करते हैं तो इसका मतलब होता है 1 रुपये का तीसरा भाग, यानी 100 का 33% इसको समझा जाए। जब हम 1/2 भाग कहते हैं तो यह अर्थात मतलब 50%, आधा। और जब राजपुताना में 1/7 और 1/8 कह रहे हैं तो 1 का 7वां भाग और 8वां भाग, इसको ऐसा समझा जाना चाहिए। शाहजहाँ के समय में मूलतः 1/2 भाग सामान्यतः लिया जाता था, लेकिन जहाँ कुएं से सिंचाई होती थी वहाँ 1/3 भाग भी लिया जाता था। शाहजहाँ के समय में 70% भूमि जागीर में दे दी गई थी। जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, भू राजस्व व्यवस्था वसूली ठेके पर शाहजहाँ के काल में दी गई थी। ठेकेदारी व्यवस्था शुरू हो गई थी। ये शाहजहाँ की बात थी। लेकिन अकबर के समय में एक स्थायित्व दिया गया। 1/3 भाग या 1/2 भाग कर लेने के बावजूद जनता में असंतोष इसलिए नहीं था कि अकबर ने एक धर्मनिरपेक्ष छवि बनाने का काम किया था और उसने बहुत सारे करों से लोगों को निजात दिया था और मुक्ति दी थी। जैसे जजिया समाप्त कर दिया गया था। जैसा हम जानते हैं जजिया कर गैर मुस्लिमों को पर लगाया जाता था। जकात ये मुसलमानों के द्वारा लिया जाने वाला कर था।
उसे भी माफ़ किया था। तीर्थ कर जो हिंदुओं से लिया जाता था उसे भी माफ़ किया था। वृक्ष कर जो लिया जाता था जनता से उसे भी माफ़ी दी गई थी। बाजार कर जो बाजार में का जो कर होता था उससे भी मुक्त किया गया था। गृह कर इससे भी मुक्त अकबर ने लोगों को मुक्त कर दिया था। यानी बहुत सारे करों को की मुक्ति दी गई। और भू राजस्व कर के रूप में 1/3 या 1/2 भाग लिया भी गया तो उससे जनता को विशेष परेशानी नहीं हुई। अकाल और महामारी में जनता को सहयोग भी किया गया, करों में कमी भी की गई, मालगुजारी भी दी गई, मुआवजा भी दिया गया। और इस प्रकार मोरलैंड ने बताया कि अकबर के अंतिम दिनों में राजस्व की अच्छी उगाही हो गई थी और तकरीबन अकबर के खजाने में 9 करोड़ रुपये भूमि राजस्व से प्राप्त हो चुके थे। ये इस प्रकार हम देखते हैं कि अकबर का काल एक ऐसा काल था जिस काल में कृषि व्यवस्था को संतुलित करने का काम किया गया, कृषि व्यवस्था को व्यवस्थित करने का काम किया गया। यद्यपि अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के और उत्तर मुगल काल आते आते अकबर की कृषि व्यवस्था, अकबर की नीतियों में भारी परिवर्तन हो गया, कृषि व्यवस्था ध्वस्त हो गई, उसका दुष्परिणाम भी बड़ा सामने आया। अकाल महामारी आदि भी बहुत ज़्यादा हुई शाहजहां के काल में, तो बहुत ज़्यादा अकाल भारत को झेलना पड़ा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अकबर की जो व्यवस्था थी वह शेरशाह की व्यवस्था थी। शेरशाह अकबर का अग्रणी था। अकबर ने शेरशाह की व्यवस्था को, टोडरमल के सुझावों को लागू किया, उसमें सुधार किया और कृषि राजव्यवस्था को सुदृढ़ कर, कृषि और राजव्यवस्था को सुदृढ़ कर, लोगों को प्रसन्न कर, लोगों को के पर अपनी छाप बनाई, एक नई आर्थिक व्यवस्था स्थापित की। मजबूत आर्थिक व्यवस्था के आधार पर उसने मजबूत मुगल साम्राज्य की नींव डाली और जो उसी के बल पर वो मुगल साम्राज्य उसके बाद भी तकरीबन 200 वर्षों तक जीवित रहा। आज हम लोगों ने इस पाठ के माध्यम से अकबर के समय में की राजस्व व्यवस्था को देखने का प्रयास किया है। अकबर की राजस्व व्यवस्था के जो विभिन्न रूप थे उनको हम लोगों ने देखा और समझा। प्रणाली और भू राजस्व व्यवस्था जो अकबर के द्वारा लाई गई, इससे एक मुगल साम्राज्य के स्थापकों की वास्तविक स्थापना को आधार मिला, जिसके बल पर मुगल साम्राज्य तकरीबन 200 वर्षों तक आगे चलकर आया और उसकी कृषि प्रणाली, उसकी कृषि व्यवस्था, उसकी कृषि नीतियाँ अंग्रेजों के समय में भी लागू रहीं और धीरे धीरे जब भारत स्वतंत्र हुआ तब उसमें धीरे धीरे परिवर्तन किया गया। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारी व्यवस्थाएं जो मध्यकाल में थी, जो अकबर के द्वारा लाई गई थी, आज भी किसी न किसी रूप में हमारे बीच विद्यमान है। इस पाठ के द्वारा हम देखते हैं कि अकबर ने कृषि एक नई पहचान बनाई, एक नई नीति और एक नई क्षितिज का निर्माण किया। बहुत बहुत धन्यवाद।